तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इससे पहले जो प्रीवियस पार्ट्स थे उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन कर लिया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, क्योंकि इसके पास दो डेरिवेशंस हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो उसके डेरिवेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके बारे में हमको दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ तो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहला ये डिस्कशन होगा। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक होता है एक्शियल, एक होता है इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और दूसरा पॉइंट जो अपने को डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर वो है टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही है, वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है किसी पॉइंट पर, और दूसरा कि अगर उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो उस पर टॉर्क कैसे लगेगा, वो कैसे टॉर्क अपने आप को एक्सपीरियंस करवाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है और इसका बेसिक अरेंजमेंट है क्या। तो क्या कहा गया है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब इक्वल उनका होना चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए चार्जेस, आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द सिस्टम सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कह रहा है ये कि एक तो उसको आपको इक्वल रखना है चार्जेस को, है ना, और वो अपोजिट चार्जेस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, है ना। और क्या लिखा हुआ है कि इन दोनों को, जो ऐसे चार्जेस आपने लिए जो कि इक्वल एंड अपोजिट है, उनको बिल्कुल आपको क्लोज रखना है। तो इसका जो सिस्टम बनेगा इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। देखो क्या बोला था कि दो चार्जेस लेने इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो मान लेता हूँ कि मेरे पास क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। ठीक है, इक्वल है दोनों पे, क्यू क्यू है चार्ज, और अपोजिट भी है क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो इन दोनों को पास में रखना है मुझे, तो वो जो सिस्टम बनेगा वही इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो प्लस क्यू, पहले यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो ये जो आपका सिस्टम बना, कौन सा वाला, ये, मतलब ये दो डिस्टेंस पे रखे होंगे कुछ, तो आपका जो ये सिस्टम बना है कौन सा वाला, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेम चार्ज क्यू क्यू, अपोजिट माइनस प्लस, और बिल्कुल पास में रखे हुए, क्लोज रखे हुए। आपको ये कंडीशन याद रखनी है, क्लोज रखे जाते हैं तब। तो ऐसे सिस्टम को हम कंबाइंड स्टडी करते हैं। वैसे तो आप इनको पॉइंट चार्जेस की तरह देखेंगे कि माइनस क्यू है अलग है और प्लस क्यू अलग है, पर इसको एक सिस्टम बना दिया गया है कि ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो उसके कन्वेंशन क्या क्या है, आपने ऐसा बनाया माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, एक ये चार्ज एक ये चार्ज, और बीच में डिस्टेंस है कुछ। ठीक है, बहुत क्लोज रखे हुए, क्लोज। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है कौन सी वाली, ये डिस्टेंस, इसको मैं बोलूँगा 2 × L। ठीक है, 2 × L। 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो उसमें अपने को फायदा रहेगा, क्योंकि अपने को आगे जाके इसको आधा करना पड़ेगा, मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो क्या होगा उससे कि आधा L हो जाएगा और आधा L हो जाएगा, तो उसमें L/2 नहीं आ पाएगा, ताकि अपनी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। तो इसलिए अपन ऑलरेडी इसको 2L मान लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड मानना है। ऑलराइट, तो ये 2L आई आपके पास, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2 × L। ये आई, ये 2L आई, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल लेंथ बोलेंगे। और वो कितनी मान के चल रहे हैं अपन, 2 × L मान के चल रहे हैं। ठीक है, 2L मान के चल रहे हैं, है ना। अब ये कंडीशन हो गई। अपन इस जो चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम आइडियल डाइपोल की। किसकी, आइडियल डाइपोल की। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो दो पॉइंट्स हैं ये इतने 2L डिस्टेंस पे रखे हैं। आइडियल डाइपोल क्या होगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, उसमें क्या होगा कि जो 2L आपकी डाइपोल जो लेंथ थी उसको मैं टेंड कराऊंगा बिल्कुल 0 पर। ठीक है, टेंड कराऊंगा बिल्कुल 0 पर। तो वो ऐसा डाइपोल कौन सा होता है, आइडियल डाइपोल होता है।
मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, किन के बीच में, क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो डुअल डिस्टेंस है वो मैंने इतना कम कर दिया कि उसको आप लगभग जीरो मान सकते हो। इसी को क्या बोलते हैं, आइडियल डाइपोल मान सकते हैं। ठीक है, तो ये 2L है, ज़्यादा भी हो सकता है भाई। क्लोज का मतलब तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आपके लिए क्लोज क्या है, मेरे लिए क्लोज क्या है। ठीक है, पर आइडियल डाइपोल के लिए जो 2L लेंथ है, जो बीच की जो डाइपोल लेंथ है, इसको मैं ट्रेंड करता हूँ किस पे, जीरो पे। जीरो नहीं कर सकते, अगर जीरो कर दोगे तो दोनों माइनस क्यू प्लस क्यू चिपक जाएंगे आपस में। चिपकाना नहीं है, बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस रखनी है ना, डिस्टेंस होना जरूरी है, बट वो इतनी कम हो कि वो लगभग उसको जीरो बोलोगे, जीरो ही है लगभग, इतनी डिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो ऐसे किसको बोलते हैं, आइडियल डाइपोल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं P बार से। ठीक है, अब आपको पता चली गया होगा कि P से और उसके ऊपर बार लगा रखा है मैंने, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, देखो अपन ने अभी बनाया था डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है, ये माइनस ये प्लस, दोनों क्यू क्यू हैं और ये बीच में कुछ डिस्टेंस है 2L, ये बनाया था। तो आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, उसको आप कैसे लिखते हो, ईदर चार्ज मतलब कोई भी चार्ज ले लो, ये वाला भी क्यू है, ये वाला भी क्यू है, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, मतलब इंटू डाइपोल लेंथ, जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितनी है, 2L। तो ये होगा आपका डाइपोल लेंथ, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। भाई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड लिखोगे आप क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो इक्वल आप कोई भी चार्ज को मल्टीप्लाई कर सकते हो इनटू किससे, डाइपोल लेंथ से, किससे, डाइपोल लेंथ से। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूँ अच्छे से तो क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इंटू 2L, ये है आपका चार्ज और ये है आपकी डाइपोल लेंथ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, किसकी, डाइपोल मोमेंट की। ये डाइपोल है और ये डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर चुके हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन इसकी लिखी जाती है कन्वेंशन के द्वारा, जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है उसके ऐसे लिखी जाती है, इस डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती हुई। तो डायरेक्शन कैसे लिखोगे, डायरेक्शन लिखोगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, दूसरे कलर से बनाता हूं, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर आपको आपसे कोई भी अगर डाइपोल दिया जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो आप उसको सीधा आपको एरो से बनाना है। अगर आपको बोला जाता है कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कौन सा, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ऐसा बना रखा है उसने, तो आपको अपने आप समझना है कि इस पे यहाँ पर इसको जो लास्ट पॉइंट है इस पे इसका नेगेटिव होगा और जो ये वाला एंड है सबसे फ्रंट वाला, इस पे पॉजिटिव होगा। तो आपको डाइपोल हमेशा एरो के साथ बनाई दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो आपको अपने आप समझना है कि जो एरो यहाँ पर है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है उसकी डायरेक्शन, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव होगा और बीच में डिस्टेंस होगी 2L, और यहाँ पर होगा कुछ भी चार्ज हो सकता है, मान लेते हैं माइनस क्यू है, यहाँ मान लेते हैं प्लस क्यू है। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट है उसकी दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड आ गया, उसकी डायरेक्शन भी आ गई। मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इंटू 2L, और डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। तो अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो आप उसको वेक्टर के तरह ही ऐड करेंगे। तो अगर जैसे दो डाइपोल को आपको ऐड करना है, मान लो कोई डाइपोल ऐसे रखा है और कोई डाइपोल ऐसे रखा है, तो उनको आपको दोनों को ऐड करना होगा, तो आप वेक्टर वाइज उसको ऐड करोगे, सिंपली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर सम से ही वो ऐड हो पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको मैं आपको बताऊंगा अभी ऐड कैसे करते हैं। अगर मैं आपको यूनिट की बात करूँ, किसकी, यूनिट की, यूनिट किसकी निकलेगी, मैग्नीट्यूड की यूनिट निकलेगी, मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कितना है अपने पास, Q इंटू 2L, तो ये Q क्या होता है, कूलॉम्ब, 2L क्या होता है, मीटर, कूलॉम्ब मीटर इसकी यूनिट है, कूलॉम्ब मीटर इसकी यूनिट है। डाइपोल जो मोमेंट होता है उसकी यूनिट कितनी होती है, कूलॉम्ब मीटर होती है। ठीक है, अब आपको अगर दो वेक्टर्स दिए जाएं, दो वेक्टर्स मतलब दो आपको डाइपोल मोमेंट दिए जाएं, मान लो P1 और P2, तो ये आपको P1 P2 गिवन है। इसको बना के देखते हैं पहले। मान लो यहाँ पर आपके पास चार्ज रखा है, यहाँ पर आपके पास चार्ज रखा है एक 2Q का,
ठीक है, 2q का चार्ज रखा है, और यहाँ पर आपके पास एक चार्ज रखा है -q, एक यहाँ पर चार्ज रखा है आपके पास -q, और इन सबको ट्राइंगल कंप्लीट कर लूँगा, ट्राइंगल बन रहा है ना इन तीनों से, तो अगर इन ट्राइंगल को कंप्लीट कर लूँ मैं, तो आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि ये जो ट्राइंगल बनाएगा आप, है ना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, सारे एंगल 60 डिग्री, सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको डाइपोल का पता लगाना हो, अब वो आपको बोल रहा है डाइपोल्स का रिजल्टेंट डाइपोल निकाल के देखो, तो आपको लगेगा यार यहाँ पे तो चार्जेस इक्वल ही नहीं है ना। अगर इन दोनों की बात करूँगा मैं, 2q और -q की, तो पहली बात तो चार्ज ही इक्वल नहीं है, एक में 2q और इसमें q है, इक्वल इन अपोजिट की तो बात ही खत्म हो गई, चार्ज ही इक्वल नहीं है। अपने को तो चार्ज इक्वल चाहिए रहते थे किस में, डाइपोल के केस में, तो इन दोनों का डाइपोल तो नहीं बन पाएगा, अरे इन दोनों का भी नहीं बन पाएगा, इन दोनों का बन तो सकता है, Q और Q सेम चार्ज तो हैं पर अपोजिट नहीं है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो इनका भी डाइपोल नहीं बन पाएगा। पर डाइपोल मोमेंट तो वो पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्या करोगे इस केस में, आप इसको ऐसे लिखोगे, कैसे, वो जो 2q चार्ज था ना उसको मैं लिखूंगा ऐसे, Q और Q, मतलब उस 2q चार्ज को मैंने तोड़ दिया दो हिस्सों में, एक Q और दूसरा Q, और यहाँ पर नीचे आ गया आपके पास -q, यहाँ पे नीचे आ गया आपके पास -q। अब देखो, अब ये डाइपोल बन सकता है कैसे, -q q बिल्कुल डाइपोल बन रहा है, q और -q बिल्कुल डाइपोल बन रहा है, तो आपके दो डाइपोल्स आपके पास आ गए, एक होगा आपका P1, एक होगा आपके पास P2। डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस पे जाता है, तो मतलब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए ऐसी, माइनस से प्लस में, डायरेक्शन होनी चाहिए ऐसी, माइनस से प्लस में। तो अब यहाँ पर ये फिगर का काम खत्म हो गया, अब आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, क्यों, आपके पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं, ये P1 है और ये P2 है, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स का आपको वेक्टर सम करना पड़ता है, ठीक है। आपको पता है एंगल कितना है बीच में, 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन था, 60 डिग्री एंगल है। अब ये दोनों को ऐड करना है, वेक्टर सम से आप जानते हो कि आप इसको जो आपके वेक्टर्स होते हैं उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ये जो बना हुआ है ये P1 है, ये P2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया बिल्कुल पैरेलल, तो ये हो गया P2 और ये हो गया P1। क्या बात समझ में आई, इसको मैं आगे ले गया क्योंकि अपन वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो P1 को मैं आगे लेके चला गया थोड़ा सा, तो ये P1 हो गया यहाँ पर, इसको मैं इधर लेके चल गया P2 हो गया, और ये एंगल कितना है बीच में, 60 डिग्री है। अब इसका आपको ऐड करना है, तो ऐसा कुछ वेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसको आपको पता है कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा। मान लो इसको PR वेक्टर है, ये PR वेक्टर जो फाइनल डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अब इसको आप कैसे निकालोगे, P1 और P2 को आपको वेक्टर सम करना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, डायरेक्शन तो आपको पता चल गया क्योंकि दोनों इक्वल है ना, डाइपोल मोमेंट्स तो इक्वल है दोनों के, है ना, डाइपोल मोमेंट्स कितने थे दोनों के, इक्वल हैं, क्योंकि दोनों के चार्जेस इक्वल हैं, तो Q इंटू लेंथ भी इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो लेंथ Q इंटू 12, यहाँ पे भी Q इंटू 12, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों आपके डाइपोल मोमेंट्स उनके इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। अब आपको रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है वो कितनी है, तो आपको वेक्टर सम करना है, उसके लिए वेक्टर सम कैसे करोगे आप, ऐसे P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस P1 वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री गिवन है, दो एंगल्स के बीच में 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप P1 की वैल्यू निकालो, किसकी, P1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, कितनी आएगी यहाँ से P1 वेक्टर की, P1 कैसे लिख सकते हो आप, Q कोई भी चार्ज Q इंटू लेंथ, लेंथ मान लो इनकी D है, मान लो D है, कितनी है, ये D है तो ये भी D, ये भी D, तो Q इंटू D, तो आपकी जो P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, QD आया, और ऐसे ही P2 वेक्टर का भी कितना आया, QD आया, ठीक है, QD आया, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो सीधा क्या, QD का होल स्क्वायर प्लस QD का
होल स्क्वायर प्लस कितना था क्यू डी का होल स्क्वायर प्लस क्यू डी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू डी इंटू कॉस 60, 2 इंटू क्यू डी इंटू कॉस ऑफ 60। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्यू डी का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा ना, 2 क्यू डी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या जाएगा ये क्यू डी का होल स्क्वायर और ये 2 इंटू कॉस 60 हाफ। तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया ये 2 क्यू डी का होल स्क्वायर इंटू क्यू डी का प्लस क्यू डी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 3 क्यू डी का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना आया था अपने पास 3 क्यू डी का होल स्क्वायर। इसको आप निकालोगे बाहर तो आपके पास आ जाएगा √3 क्यू डी। तो आपके पास जो फाइनल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा q इंटू √3d, 3√QD। ये उसकी डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन थी इसकी ऊपर। जो आपका जो फाइनल वेक्टर आया, जो आपका फाइनल डायपोल मोमेंट आया वो कैसा आया, इस डायरेक्शन में आया। और उसकी जो उसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है √3Q इंटू डी है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका फाइनल डायपोल मोमेंट है, फाइनल डायपोल मोमेंट। तो इसकी मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ, इसका डायरेक्शन भी लिखा हुआ, ठीक है। तो ऐसे आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ऐसे आप डायपोल मोमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। अब देखो हमने डायपोल मोमेंट कैसे बनाया था, ये माइनस, ये प्लस और ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो सिस्टम है, ये किसी ना किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना। अगर मैं जानना चाहूँ कि यहाँ पर ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो मुझे वो निकालना आना चाहिए, यहाँ पर, क्योंकि ये सिस्टम है ना, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। तो अगर आपको सिंपल एक डायपोल दे दिया जाए कि भाई ये डायपोल है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे, तो आप उसको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के अंदर हम बात करते हैं दो पोजिशंस की, एक होती है एक्सियल, है ना, और दूसरी होती है इक्वेटोरियल, ठीक है। तो जैसे आपका डायपोल मोमेंट ऐसे गिवन है ना, ये आपका नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। तो एक्सियल कौन सी होगी, एक्सियल होगी ये वाली, यहाँ पर जो इसकी लाइन में है वो होगी एक्सियल, ये आपकी एक्सियल पोजीशन है। और जो इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर होगी ऊपर, वो कौन सी होगी, इक्वेटोरियल, मतलब इसके सेंटर से बिल्कुल ऊपर कितने भी डिस्टेंस, मतलब आप इस डिस्टेंस को कितना भी आगे लेके जा सकते हैं, पर इसकी लाइन में होना चाहिए, वो तो कौन सा होगा, एक्सियल। और आप इसके बीच में बिल्कुल परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में लेके जा सकते, इसको कितना भी ऊपर लेके चले जाओ इस पॉइंट को, यहाँ पर वो बीच में से बिल्कुल परपेंडिकुलर ही पास करनी चाहिए, उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। आप भले यहाँ निकालो, पर वो होने की इस लाइन में चाहिए, इस लाइन में होनी चाहिए जो बिल्कुल सेंटर में से पास कर रही है। और इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या आती है, ठीक है, एक्सियल पे। अब देखो ये भी एक्सियल होगा, कौन सा वाला, ये पॉइंट भी एक्सियल होगा, है ना, पीछे के साइड, और ये नीचे वाला पॉइंट भी क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको सिर्फ इसकी बताता हूँ, किसकी, इसकी और इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सियल की। तो एक्सियल के अंदर क्या है, एक्सियल पॉइंट पर निकालते हैं। तो देखो अपन ने क्या माना था कि एक ये नेगेटिव है, एक ये पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव एक ये पॉजिटिव है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है आपको, अपन कितनी मानी थी, अपन मान लेते हैं 2L मानी थी, इस बार 2A मान लेते हैं क्योंकि A आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो 2A मान लेते हैं, ठीक है। और मैं ये बोलता हूँ कि बीच में से एक्सियल पोजीशन में निकालनी है ना, तो एक्सियल पोजीशन में कहाँ पे निकलेगा, यहाँ पर कोई होगी एक्सियल पोजीशन, यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी एक्सियल पोजीशन है। इस पॉइंट पे मुझे, ए पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, किसकी वजह से, इस सिस्टम की वजह से, किस वजह से, इस सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से इसकी जो बिल्कुल सेंटर से जो लाइन पास कर रही है, अगर इससे डिस्टेंस में नापूँ इस ए पॉइंट का, तो कितना आता है, वो मान लेता हूँ मैं, वो R है। तो R कहाँ से नाप रहा हूँ मैं, सेंटर ऑफ डायपोल से जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है उसका डिस्टेंस कितना है, R कहाँ से नापा, बिल्कुल सेंटर से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि R पॉजिटिव से नहीं, R कहाँ से, R सेंटर ऑफ डायपोल से जिस पॉइंट तक आपको निकालनी है वो है आपका R, ठीक है। अब देखो निकालते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको डेरिवेशन के लिए सिंपल आपको कूलॉम्स लॉ याद होना चाहिए। अपन दोनों के लगा देते हैं, भाई इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी,
और इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो अगर मैं पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो मुझे क्या चाहिए, इस पर चार्ज चाहिए। तो मान लेते हैं इन दोनों पे चार्ज, इस पर माइनस क्यू है, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट। अब मुझे इसका चार्ज पता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए मुझे चार्ज तो मुझे पता है, डिस्टेंस मुझे निकालनी है। डिस्टेंस कितनी होगी, पॉजिटिव चार्ज से ए पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, वो है, आप देखो अगर ये बिल्कुल सेंटर से लिया मैंने आर, तो यहाँ पर ये कितना होगा, ये ए होगा, और ये भी कितना होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, तो अगर ये टोटल आर है, ये टोटल आर है, ये ए है, तो बीच वाली डिस्टेंस कितनी है भाई, अगर अपने को मेरे को ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालनी है। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, इसका चार्ज अपॉन इसका ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आएगा, ये आर है और ये ए है, तो ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा आपका आर माइनस ए, आर माइनस ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस डायरेक्शन में, ई पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि रिपेल करेगा, पॉजिटिव है तो, है ना, तो दूर फेंकता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर फेंकेगा तो इधर जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो आर माइनस ए बीच में डिस्टेंस है और चार्ज क्यू है, तो निकाल लो कितना आएगा, के इंटू चार्ज, चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस का होल स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस है आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप ई माइनस की वजह से निकालो। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऐसी है इसकी, ई पॉजिटिव की। अब नेगेटिव की वजह से निकालो। नेगेटिव की वजह से कैसे निकालोगे, नेगेटिव में आपको इसका डिस्टेंस चाहिए, पहले तो इसका चार्ज और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर ये आर है और ये ए है, मतलब ये आर हो गया, ये आपका ए हो गया, तो आर प्लस ए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी। तो आप सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो कितनी, के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आर प्लस ए क्या है, आर प्लस है दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, माइनस और, क्योंकि अपन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसकी दूरी कितनी है उस पॉइंट से, आर प्लस ए है, ये आर है ये ए है, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये आ गई। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन होगी ऐसी, ई माइनस, ई माइनस। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को कि ई माइनस और ई पॉजिटिव में से बड़ा कौन होगा, मतलब अगर मैं ई माइनस लिखूं और ई पॉजिटिव लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए या मुझे ऐसा लिखना चाहिए, मतलब ई माइनस बड़ा होगा या ई पॉजिटिव बड़ा होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना आपका जो पॉइंट है वो पास होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। तो पास वाला पॉइंट कौन सा है, पॉजिटिव वाला पास में है। अगर पॉजिटिव वाला पास में है तो ऑब्वियसली ई पॉजिटिव बड़ा होगा, तो ये चीज़ सही है। कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो इसके लिए ई पॉजिटिव बड़ा होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका ई कम होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ई पॉजिटिव इज ग्रेटर देन ई नेगेटिव। ठीक है, पर ये लग अपोजिट रहे हैं, एक ई पॉजिटिव इसमें लग रहा है, ई नेगेटिव इसमें लग रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ई नेट निकालने के लिए। तो ई नेट अगर निकालूंगा मैं, ई नेट अगर निकालता हूँ तो कैसे होगी, ई पॉजिटिव क्योंकि वो बड़ा है, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ये निकालूंगा। ई पॉजिटिव क्या है, के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ई पॉजिटिव बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसकी डायरेक्शन उसकी होती, तो डायरेक्शन यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो आपकी जो ई नेट होगी, जो आपकी ई नेट होगी वो कहाँ होगी, ई नेट होगी इस डायरेक्शन में, ई नेट। ठीक है, और उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपने पास आ गई है। तो क्या हुआ, ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि के क्यू और के क्यू दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन वाले निकाल लेता हूँ मैं। के क्यू मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर प्लस ए का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बच गया। ध्यान से देखो, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, के क्यू तो बाहर ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर।
यहाँ तक क्लियर है? मैथ्स लगा रहे हैं सिंपल, ठीक है। आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए क्या होता है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है? अगर आप आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं अपन सीधा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो उसको खोल देते हैं वापस एक बार, ठीक है। क्या आई थी इक्वेशन अपनी? के क्यू। यहाँ से अपन जब खोलेंगे इसको, आर प्लस ए को खोल दो आप, आर प्लस ए के होल स्क्वायर को खोल दो और आर माइनस ए के स्क्वायर को भी खोल दो। कैसा आएगा? आर प्लस ए स्क्वायर को खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r इंटू ए माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर को खोल रहे हैं अपन, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r इंटू ए। यह आएगा। नीचे में क्या है? नीचे में आ जाएगा आपके पास, मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई थी, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपन सीधा लिख सकते हैं आर माइनस ए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। वो कितना हो जाएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आंसर आ गया? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आपके पास आंसर आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ब्रैकेट को खोल रहा हूँ मैं, प्लस 2r इंटू ए। ये आ जाएगा नीचे आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट गया। क्या बच गया आपके पास आंसर? के क्यू इंटू 2r ए प्लस 2r ए 4r ए, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो ई नेट आया, वो कितना आया? के क्यू इंटू 4r ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आया? ये आया। अब अपन ने बात करी थी आइडियल डाइपोल की। किसकी? आइडियल डाइपोल की। आइडियल डाइपोल की अपन जब बात करते थे, अपन लिखते थे कि जो अपना 2l होता है वो मैक्सिमम वो जीरो को टेंड करता है। 2l किसको टेंड करता है? जीरो को। तो अपन ने यहाँ पर 2l की जगह 2a लिया है, वो भी जीरो को टेंड कर रहा है। इसका मतलब है a भी क्या कर रहा है? जीरो को टेंड कर रहा है। a इतना छोटा है कि उसको 2 पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी जीरो आ रहा है, तो a तो जीरो आ ही रहा होगा। तो a किसको टेंड कर रहा है? जीरो को टेंड कर रहा है। a जीरो नहीं है, जीरो को टेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अंदर a तो लगभग जीरो है। क्या है? लगभग जीरो है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिखूंगा। अपने पास जो आंसर आया था वो आया था के क्यू 4r ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो a है इसको मैं लिख रहा हूँ लगभग ये जीरो है ना, क्योंकि r इतना बड़ा है कि उसके सामने a उसमें से माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऊपर जीरो नहीं कर सकते, ऊपर जीरो कर दोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। ऊपर जीरो नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन में कभी अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अंदर अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। तो आर स्क्वायर इतना बड़ा है कि आपने ए उसमें घटाओ या बढ़ाओ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए को मैं मान रहा हूँ लगभग जीरो है। जैसे मैं ए को जीरो मानूंगा, मतलब आइडियल डाइपोल वाली कंडीशन होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? के क्यू 4r ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा फिर? ये के इंटू क्यू इंटू 4r ए अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा नेक्स्ट? के क्यू इंटू 4r ए अपॉन आर की पावर 4। क्या आ जाएगा? ये r से r4 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3 बच जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? के क्यू 4 ए अपॉन आर क्यूब। क्या आ गया? के क्यू 4 ए अपॉन आर क्यूब। ये आ गया। तो आपके पास जो ई नेट की वैल्यू आई, अब रिफाइंड वैल्यू, वो क्या आई? के क्यू 4 ए अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब अपने को पता है कि यहाँ से अगर मैं इसका डाइपोल लिखता, किसका, अपन ने जो इक्वेशन ली थी, जो डाइपोल लिया था ये वाला, इसका अगर मैं डाइपोल मोमेंट लिखता पी बार, जो मैग्नीट्यूड लिखता है वो कितना आता? क्यू इंटू 2a। कितना आता? चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, क्यू इंटू 2a। यही तो आता, यही आता है ना, क्यू इंटू 2a। तो यहाँ से मैं वैल्यू रख सकता हूँ किसकी?
देखो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिखूँ अगर तो ऐसे हो सकता है के इंटू क्यू 2a इंटू 2/r³। इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं के 2k, इस 2 को मैं आगे लेके आ गया, 2k इंटू 2 इंटू क्यू इंटू 2a/r³। ये जो वैल्यू है ये क्या है आपकी, मैग्नीट्यूड है किसका, डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2kp/r³। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई वो कितनी आई, ई नेट इज इक्वल्स टू 2kp/r³। कितनी आई, ई नेट इक्वल्स टू 2kp, p क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट है, क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट है ना, अपॉन r³। ठीक है, तो ये एक्शियल की बात हुई, किसकी बात हुई, एक्शियल पॉइंट की बात हुई। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि आपका जो डाइपोल मोमेंट था वो कैसे था, यहाँ पर था आपका नेगेटिव, यहाँ पर था आपका पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे बन रहा था। और आपकी जो ई नेट आपने निकाली थी किसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, बीच में से r डिस्टेंस पे आपने जो ई नेट निकाली वो भी किस डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में आई। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ई नेट है ना, वो पैरेलल है किसके, आपके डाइपोल मोमेंट के। ठीक बात, यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई। यहाँ से अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपन ने इस पॉइंट पे निकाली, अगर अपने को इस पॉइंट पे निकालना होता तो किस पॉइंट पर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बीच में डिस्टेंस कितनी है 2a है, और मैं इस बार यहाँ पे ले रहा हूँ r डिस्टेंस, बिल्कुल सेंटर से ले रहा हूँ वापस, पर यहाँ पर पॉइंट है, कहाँ पर, इस पॉइंट पर पॉइंट है, ये आपका इस बार ये है आपका a। तो यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आपको पता चल रहा है कैलकुलेशन तो अभी भी वैसे ही है, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे इस बार r+a इसको लेंगे, इस बार r-a इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस a पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि E नेगेटिव ये होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, E पॉजिटिव पुल करेगा, E पॉजिटिव पुश करेगा, तो यहाँ पर E पॉजिटिव। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि E पॉजिटिव और E नेगेटिव के अंदर कौन सा बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है वो कम है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, किसके वाले, नेगेटिव वाले की, तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ से अपने को ये बात क्लियर हो गई कि ई इस केस के अंदर जहाँ पे आप पॉइंट पीछे की तरफ ले रहे हो, मतलब नेगेटिव वाले चार्जेस की तरफ ले रहे हो, तो वहाँ पर ई जो नेगेटिव है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो जो ई नेट आएगी आपकी, क्योंकि ई इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो नेट किधर आनी चाहिए, इस तरफ आनी चाहिए। अगर ये ई नेगेटिव है तो ई पॉजिटिव कितना होगा, छोटा होगा, तो मैं छोटा से बनाता हूँ इसको यहाँ पर ई पॉजिटिव, तो आपका जो ई नेट आएगा वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो अभी भी आपका डाइपोल मोमेंट तो कैसा था, डाइपोल मोमेंट तो ऐसे ही था, तो आपकी अभी भी डाइपोल मोमेंट तो इसी डायरेक्शन में, ई नेट भी किस डायरेक्शन में आया, वापस इसी डायरेक्शन में आ गया। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि एक्सियल चीज़ के अंदर, एक्सियल पॉइंट के अंदर आप किसी भी डायरेक्शन में लो, इस साइड लो पॉइंट या उस साइड पॉइंट लो, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती ई नेट डाइपोल मोमेंट की, वो हमेशा पैरेलल आती, किसके, डाइपोल मोमेंट के। आप चाहे पॉइंट इस साइड लो या चाहे पॉइंट उस साइड लो। ठीक है, तो ये बात होगी एक्शियल की। तो आपको ये याद रखना है कि जो ई नेट होता है एक्शियल पे, एक्शियल एक्सिस पे, वो होता है 2kp/r³। तो ये आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, तो डेरिवेशन आसान ही है, कूलॉम्स लॉ से यूज़ करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेटोरियल की, किसकी, इक्वेटोरियल की, इक्वेटोरियल की। ठीक है, तो क्या करना है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, डाइपोल बना दिया, डाइपोल के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं, कितनी मान लेंगे, 2a मान लेते हैं। ठीक है, ताकि आसानी रहे। इक्वेटोरियल ऊपर होता है, तो बिल्कुल बीच में ले रहा हूँ यहाँ पर मैं पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, इन दोनों, इस डाइपोल की वजह से, है ना, इन दोनों की वजह से नहीं, डाइपोल की वजह से। ये डाइपोल बना रहा है सिस्टम पूरा, ये पूरा सिस्टम है डाइपोल का, है ना, इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर। ठीक है, तो वापस कूलॉम्स लॉ ही लगाना है, कुल मिला के करना क्या है, देखो अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि कूलॉम्स लॉ की अगर डायरेक्शन बताओ तो कैसे लगाओगे, नेगेटिव की वजह से कहाँ पे लगेगी डायरेक्शन, नेगेटिव लगाएगा, इसको नीचे की तरफ खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगा रहा है, ये नीचे की तरफ लगा रहा है, नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा नीचे की तरफ। ये कहाँ लगाएगा पॉजिटिव, अपने से दूर लगाएगा, तो अपने से दूर लगाएगा, अपने से दूर लगाएगा। तो ये होगी आपकी ई नेगेटिव, ये होगी आपकी ई पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई? यहाँ से आप एंगल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास एक बेसिक अरेंजमेंट आ गया कि यार ई नेगेटिव और पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं डायपोल के, वो चार्जेस कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। अब मुझे ई नेट निकालना है, ई मुझे नेट निकालना है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, आर है भाई, अपन ने सेंटर से लिया बिल्कुल, ये ना, ये बिल्कुल सेंटर में से ली इसकी लाइन, पॉइंट ए जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ लाइन में लाई करता है, तो ये ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, ये ए होगा, ये ए होगा। और हम ऐसा मान लेते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर से लिया है मैंने ए पॉइंट को बिल्कुल, तो ए पॉइंट और इस सेंटर के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको मैं बोल देता हूँ वो आर है। कितना है, आर। पिछली बार भी अपन ने आर कहाँ से माना था, बीच में सेंटर से माना था, मतलब यहाँ से लेकर ऐसे मान रहे थे अपन आर को। इस बार वापस सेंटर से ऊपर की तरफ मान रहे हैं, तो आर कहाँ से मान रहे हो ये आपको क्लियर होना चाहिए ना। तो बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट से अपन ऊपर की तरफ आर को मान रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं ई पॉजिटिव लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ई पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है, मान लो ये क्यू चार्ज है नेगेटिव, और ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू। डायपोल मोमेंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसका डायपोल मोमेंट है। ठीक है, अब ई पॉजिटिव लिखना है, ई पॉजिटिव के लिए मुझे ये चार्ज चाहिए इस पे, किस पे, जिससे निकाल रहा हूँ, और उसका बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो ये अगर आर है और ये ए है तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से। ये आर ये ए, क्योंकि 90 डिग्री ना ये, तो ये आर ये ए, ये होगा आर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। और ऐसे ये भी कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब ई पॉजिटिव लिख सकता हूँ मैं। ई पॉजिटिव कैसे लिखोगे, ई पॉजिटिव आएगा आपके पास के क्यू, के इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया आपके पास ये आंसर, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया। और ई नेगेटिव कैसे लिखोगे, ई नेगेटिव आप लिखोगे, ई नेगेटिव कैसे लिखोगे, ई नेगेटिव लिखोगे यहाँ पर इधर, तो कैसे क्या आएगा, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। कितना आएगा, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये भी कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो ये चीज़ें आ गई। तो आपके पास मैग्नीट्यूड तो दोनों के इक्वल है। पिछली बार जो एक्चुअल केस था उसके अंदर दोनों के ई सेम नहीं आ रहे थे, है ना। इस बार आपका मैग्नीट्यूड सेम आ गया, इसका भी के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका भी के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पर यहाँ पर एक लफड़ा है, क्योंकि आप उसको सीधा ऐड नहीं कर सकते। एक्चुअल में तो क्या था, इसी डायरेक्शन में थे दोनों, अपोजिट में, तो आपको सीधा सब्ट्रैक्ट कर लो या ऐड कर लो। इसके अंदर क्या, इसके बीच में एंगल बन रहा है, इनके बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है, अब एंगल्स का बन रहा है तो अपन मान लेते हैं, एंगल मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, क्योंकि ये आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये भी आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, ये थीटा है, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल हो गया ना। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो मतलब ये थीटा और ये थीटा भी सेम होगा। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा, और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, टोटल 2 थीटा आ चुका है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है, सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ से निकाला के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट में अगर करूँ, कंपोनेंट करता हूँ, देखो अपनी जो फोर्स है वो कैसी लगी हुई है, एक ऐसी लगी हुई है और एक ऐसी लगी हुई है। बीच में डिस्टेंस जो है वो थीटा है और ये बीच में एंगल थीटा है। ये आपका ई नेगेटिव, ये आपका ई पॉजिटिव। तो इसके कंपोनेंट अगर मैं जब मैं करूँगा तो एक तो आएगा ऐसे ई पॉजिटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक आएगा ई पॉजिटिव का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसका जब मैं करूँगा नीचे वाले का, तो इसका भी एक आएगा ई नेगेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक आएगा इसी डायरेक्शन में, प्लस कर देता हूँ इधर, ई नेगेटिव का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या पता लग रहा है आपको कि यहाँ से ई पॉजिटिव ई नेगेटिव की वैल्यू तो क्या है, सेम है। तो मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो अगर आप साइन थीटा लोगे ई प्लस साइन थीटा और यहाँ पर भी ई माइनस साइन थीटा, क्योंकि ई सेम है तो इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर वाले तो कैंसिल हो गए, बचे कौन से, ये वाले। तो मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब निकालते हैं तो लेते हैं कॉस ऑफ थीटा। तो ई पॉजिटिव कॉस थीटा कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कॉस थीटा, ये आ जाएगा, है ना। ये कितना आया, ई पॉजिटिव एच, पॉजिटिव का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और आपको पता चल रहा होगा कि ई नेगेटिव एच जो आएगा वो भी कितना आएगा, ई नेगेटिव कॉस थीटा, पर ई नेगेटिव ई पॉजिटिव वाली तो सेम है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कॉस थीटा। अब ये दोनों जो कंपोनेंट्स है वो एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड करना है टोटल निकालने के लिए। तो जो ई नेट आएगा वो आएगा आपके पास ई पॉजिटिव का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस ई नेगेटिव का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कितना आ जाएगा ये, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कॉस थीटा, दोनों सेम है। ये आ जाएगा आपके पास 2 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कॉस ऑफ थीटा। तो आपके पास जो वैल्यू आई फाइनल ई नेट की वो क्या आई, ई नेट की वैल्यू आई 2 कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ई नेट की वैल्यू क्या है, 2 कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा दिख रहा है अपने को, तो पी में चाहिए आंसर, कॉस थीटा दिख रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, देखो कैसे। यहाँ से थीटा है ना ये, अगर मैं यहाँ से थीटा ये वाला ट्रायंगल देख रहा हूँ, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला अगर मैं ट्रायंगल देखूँ तो इसके अंदर अगर मुझे लिखना हो कॉस ऑफ थीटा कितना होगा, तो कॉस ऑफ में थीटा लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन ए बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका कॉस थीटा है। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू मैं वहाँ पर रख देता हूँ जाके, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, कितना आ जाएगा 2 इंटू के क्यू, 2 इंटू के क्यू, चल नहीं रहा है ये, हाँ 2 इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कितनी वैल्यू आई थी उसकी, ए अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आई थी, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ नोट करने वाली है, अगर मैं इन तीनों को मिला दूँ, किसको, ये 2 उठा लूँ, ये q उठा लूँ और ये a उठा लूँ, तो ये क्या बन जाएगा 2qa, मतलब q इंटू 2a। और ये क्या होता है, ये होता है आपका डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट ही तो होता है ना, क्या होता है ये डायपोल मोमेंट। इसकी वैल्यू कितनी होगी, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन इंटू 2a, तो q इंटू 2a इसका डायपोल मोमेंट होगा, तो उसको मैं p लिख सकता हूँ सीधा, क्या लिख सकता हूँ p। तो यहाँ से अगर उसकी वैल्यू लिखूँ तो क्या आ जाएगा, ये जो ई नेट आपके पास आया, ई नेट आया आपके पास k इंटू 2 को मैंने हटा लिया, q को हटा लिया, a को हटा लिया और उसकी जगह क्या लिख दिया, p लिख दिया, k इंटू p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ, अंडर रूट क्या होता है हाफ, ये 1 है ये हाफ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2, तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब क्योंकि अपन आइडियल डायपोल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है आइडियल डायपोल के अंदर ए क्या होता है, वो लगभग 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आप 0 डाल दो, ए की वैल्यू 0 डालते आपको क्या मिलेगा, k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 का 3/2। यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर का 3/2। यहाँ से आप क्या लिखोगे, k इंटू पी अपॉन आर क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया क्यूब। तो आपके पास जो ई नेट आया, जो ई नेट आया आपके पास वो आया k इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर है। ये कब है, इक्विटोरियल कंडीशन के अंदर, कब है ये, इक्विटोरियल कंडीशन के अंदर, ऑलराइट। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ से आप अब उल्टे पॉइंट भी देख सकते हो, जैसे पहले डायरेक्शन क्या आई, डायरेक्शन आपको पता है डायरेक्शन कितनी आई होगी, यहाँ से अपन देख सा रहे हैं डायरेक्शन आएगी ऐसी, यही तो आपका ई नेट है, ये क्या है आपका ई नेट है ना। तो डायरेक्शन कैसे आई है, इस डायरेक्शन में आई है। कुल मिला के आपकी जो डायरेक्शन आई फाइनल, वो किस डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में आई, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ई नेट।
और आपका जो डायपोल मोमेंट था वो किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, तो ई नेट थी आपकी इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, तो मतलब ये एंटी पैरेलल है। क्या है ये, एंटी पैरेलल। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि ई नेट इज एंटी पैरेलल टू पी डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब आप अगर नीचे की बात भी करो, कहाँ की, नीचे वाले पॉइंट्स की, मतलब ये आपका आपने ऊपर लिया ना, माइनस और प्लस में ऊपर लिया है, किस में लिया है, ऊपर, यहाँ पर। अगर मैं नीचे चला जाऊँ इतना यार डिस्टेंस तो, और यहाँ पर निकालूँ इसी आर डिस्टेंस पे अगर नीचे चला जाऊँ और यहाँ पर निकालूँ तो कितना आएगा, देखना ये माइनस वापस इधर ही खींचेगा इसको, और ये पॉजिटिव वापस इधर ही खींचेगा, तो ई नेट कहाँ पे आएगा, इसी में आएगा, तो वापस वही केस हो गया, ऊपर निकालो नीचे निकालो बात एक ही। ठीक है, तो ऐसे इक्वेटोरियल में अपन जो कंडीशंस हैं वो निकाल सकते हैं। तो ई नेट इज एंटी पैरेलल टू पी। ठीक है, तो दो केस हुए, एक्शियल के अंदर जो आपका ई नेट आया, ई नेट वो आया आपका पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, और इक्वेटोरियल के अंदर जो आपका कंडीशन आया वो आया आपका ई नेट जो है वो एंटी पैरेलल टू पी। तो ये अपने पास जो डेरिवेशंस हैं ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब हमको बात करनी है टॉर्क की। ठीक है, टॉर्क तो आपने 12th के अंदर, आपने 11th के अंदर सॉरी, टॉर्क के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा, है ना। टॉर्क क्या करता है, किसी चीज़ को घुमाने की काम करता है ना, रोटेशनल मोशन का काम करता है। ऑलराइट, अब जो टॉर्क है, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी, अपन ने देखा था पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर आपने किसी डायपोल को रख दिया, मान लो ये आपने डायपोल रख दिया, ये है आपका नेगेटिव, ये है आपका पॉजिटिव, और डायपोल मोमेंट कैसा होगा, ऐसे होगा, इसमें आपने रख दिया, तो ये क्या करेगा, घूमने लगेगा। क्या करेगा, ये घूमने लगेगा, क्योंकि टॉर्क लगने लग जाएगा इसमें। तो उसी के बारे में अपने को स्टडी करनी है। ठीक है ना, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो, अगर मैं आपको टॉर्क के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे अगर ये कोई ब्लॉक है, या मान लो कोई एक ऐसे स्ट्रिप है, ठीक है, और उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे F, और इस पर फोर्स लगा रहा हूँ मैं ऐसे F, तो क्या ये मूव करेगी? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि फोर्स बैलेंस्ड है, इधर भी F लग रहा है इधर भी F लग रहा है, तो नो मोशन, ये ना घूमेगी ना चलेगी। बट अगर मैं इसी रॉड पे ऐसे फोर्स लगाऊं, एक F इस डायरेक्शन में लगाऊं और एक F इस डायरेक्शन में लगाऊं, तो क्या ये चलेगी? तो आप बोलोगे सर चलेगी तो नहीं, है ना, अपनी जगह से चलेगी तो नहीं, पर यह घूमने लगेगी, क्योंकि इस पर अब टॉर्क लगने लग गया। क्या लगने लग गया? टॉर्क लगने लग गया। मतलब आप थोड़ी बार देखोगे इस रॉड को तो ऐसा हो जाएगा, और फोर्स अभी भी कैसी लग रही है, इसके परपेंडिकुलर लग रही है। तो ये अपनी जगह से हिल नहीं रही है, बस घूम रही है अपनी जगह पे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कपल। कपल क्या होता है? तो जो टॉर्क कपल है, टॉर्क कपल वो क्या होता है कि ऐसी दो फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ऐसे जो ऐसी फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, दो फोर्सेस अपन लगा रहे हैं, वो अपोजिट होनी चाहिए, मतलब एक इस साइड लग रही है लेफ्ट में तो दूसरी राइट में लगनी चाहिए, और वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। थर्डली, वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस के अंदर परफॉर्म होनी चाहिए। ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क कपल। कपल का मतलब होता है दो फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो जब ऐसा होता है ना तब टॉर्क लगता है और वो रोटेट करने लगता है, रोटेटरी मोशन होने लगता है। क्या होने लगता है? रोटेटरी मोशन होने लगता है। देखना ध्यान से, अभी क्या है, अगर मैंने रॉड का एग्जांपल लिया था अभी, तो ये रॉड ले लिया वापस मैंने, है ना, और यहाँ पर लगाया मैंने ये F, यहाँ पर लगाया मैंने ये F। ठीक है, अब देखो लाइन ऑफ, अपन एक एक करके बात करते हैं पहले। इक्वल हो गया, दोनों F है, बिल्कुल इक्वल है। अपोजिट, हाँ ये ऊपर लग रही है ये नीचे लग रही है, अपोजिट भी हो गया। अब ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस क्या है? डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन में वो लग रही है, तो आपकी जो फोर्स है, ये वाली फोर्स किस में लग रही है? ये वाली फोर्स लग रही है आपकी इस लाइन के अंदर, और ये वाली फोर्स लग रही है आपकी इस लाइन के अंदर। तो ये एक लाइन ऑफ एक्शन है और ये एक लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक लाइन ऑफ एक्शन है, तो दोनों अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टॉर्क कपल कहेंगे। क्या कहेंगे?
टॉर्क कपल। और जितनी टॉर्क ये प्रोड्यूस करेंगे उसका फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? टॉर्क को अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे, कैसे, ऐसे टॉर्क लिखा जाता है इज इक्वल्स टू फोर्स, जो फोर्स का कपल है, जो कपल है उसकी एक फोर्स, क्योंकि फोर्सेस दोनों इक्वल हैं, तो F इनटू लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, मतलब लीस्ट डिस्टेंस मतलब इन दोनों फोर्स के बीच में जितना डिस्टेंस है, कम से कम आप डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ले सकते हो उसको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास टॉर्क निकल जाएगा। ठीक है, टॉर्क आपके पास निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकते हैं मैं सीधा, अगर मान लो कि इसके बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है r, कितना गिवन है? r गिवन है, तो आप यहाँ से टॉर्क लेकर लिखना चाहोगे तो कितनी आएगी? F इनटू लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस कितना है? r है, क्योंकि अपने को पता है इस केस के अंदर जो आपका लीस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। परपेंडिकुलर, सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया मैंने, तो F इंटू r, ये आपका टॉर्क कपल हो गया। ठीक है, और अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था ना दूसरा वाला, इसके अंदर मैंने ऐसे लिया था, ये देखो, ये F ऐसे लिया था और ये F ऐसे लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर ये टॉर्क है क्या? टॉर्क कपल है क्या? आप बोलोगे सर फोर्स तो इक्वल है दोनों के, अरे अपोजिट भी है, पर लाइन ऑफ एक्शन, मैं बोलूँगा लाइन ऑफ एक्शन सर देखो इसमें ये वाला है और इसका भी लाइन ऑफ एक्शन वो है, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन हो गया, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन हो गया, सेम लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इसका मतलब ये टॉर्क कपल नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये घूमेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपका जो डायपोल होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी तो एक तरह से रॉड की तरह होता है, ये भी एक तरह से रॉड की तरह होता है। अगर इस पर ऐसे फोर्स लगने लग जाए तो जैसे रॉड घूमेगी वैसे भी यही घूमेगा, है ना, ये भी एक स्टिक की तरह है, अगर इस पर ऐसे फोर्स लगने लग जाए तो ये भी घूमने लगेगा। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप डायपोल को रख दोगे तब वो कैसे घूमेगा, रोटेटिंग मोशन कैसे होगा। तो फोर्स का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स जो भी कपल है उसका फोर्स, मान लो अगर वो 2F है तो यहाँ पर 2F लिखना आप, है ना, जितना भी फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है यहाँ पर 10 आएगा, 20 नहीं की लग रही तो 20 आएगा, इंटू लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, लीस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है दो फोर्सेस के बीच में, F इंटू R। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली, कैसी ली? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। अगर मैं इस पे एक, इसके अंदर मैं एक ये लगा दूं डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो कैसा बनेगा डाइपोल? ऐसे बनेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, अभी रखा है डाइपोल, है ना, अभी मैंने पकड़ के रख रखा है इसको, तो ये जो प्लस क्यू है, आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको मैं लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू F अपॉन Q, ऐसे लिखते थे, E इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, तो उसमें फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा आपका Q इंटू E। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो E है, बोल रहा हूँ उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगाएगी? पॉजिटिव चार्ज पे इतना लगाएगी, कितना? Q इंटू E लगाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि E इस डायरेक्शन में है तो फोर्स की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगी, Q इंटू E। और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे लगेगी डायरेक्शन इसमें, Q इंटू E, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उल्टी लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, और फोर्स कितनी लगेगी? मैग्नीट्यूड Q इंटू E होगा। तो यहाँ पर फोर्स लगने लग गई, यहाँ पर फोर्स लगने लग गई। अब इस फोर्सेस का आप नेचर देखो, क्या ये टॉर्क कपल है क्या? क्या ये टॉर्क कपल है क्या? तो आप देख सकते हो यहाँ से कि जो आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो इक्वल है क्या? हाँ सर, यहाँ पे भी QE है, यहाँ पे भी QE है। इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, हाँ सर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्या लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है? तो आप बोलोगे बिल्कुल अलग अलग है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो यहाँ से मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ। इसका मतलब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था मेरे पास? टॉर्क, क्योंकि डायपोल पे लग रही है ना, डायपोल पे तो टॉर्क लग रही है, क्योंकि ये फोर्स डायपोल पे लग रहा है, एक पॉजिटिव पे लग रहा है, नेगेटिव पे लग रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि एक टॉर्क लग रहा है किस पे? पूरे डायपोल पे। तो अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ तो क्या लगेगा? फोर्स इनटू लीस्ट डिस्टेंस। अब लीस्ट डिस्टेंस निकालना है, लीस्ट डिस्टेंस निकालना है। लीस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर होगा लीस्ट डिस्टेंस, है ना, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। अगर आप बोलोगे ये लीस्ट डिस्टेंस है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं राइट एंगल बना दूँ तो ये, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होती है, तो लीस्ट डिस्टेंस कौन सी हुई? ये वाली डिस्टेंस हो गई। कौन सी वाली? ये वाली डिस्टेंस हो गई। तो मान लेते हैं ये x है,
तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, फोर्स कितना था Q इंटू ई, है ना, फोर्स कितना था Q इंटू ई इंटू एक्स इंटू एक्स। तो आपका जो टॉर्क आया वो आया आपके पास Q इंटू ई इंटू एक्स, ठीक है, Q इंटू ई इंटू एक्स आपके पास टॉर्क आ गया। अब देखो मैं यहाँ से x को भी लिख सकता हूँ, x क्या है, x ये है ना, ये x है। तो अगर इसमें ट्रायंगल को बनाऊँ तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये एंगल थीटा मान लो, कितना एंगल है, ये थीटा है, और ये डायपोल की लेंथ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू क्या है, डायपोल की लेंथ है। तो मैं बोल सकता हूँ ये कितनी डिस्टेंस होगी, अपन मानते थे हमेशा 2 इंटू एल, तो 2 इंटू एल इसकी डायपोल की लेंथ होगी। तो अगर ये डिस्टेंस मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो x कितना आ गया आपके पास, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू लिख सकते हो q इंटू ई इंटू 2l साइन ऑफ थीटा। तो आपके पास जो टॉर्क की वैल्यू आई वो कितनी है, टॉर्क इज इक्वल्स टू q इंटू 2l इंटू साइन थीटा। अच्छा ई रह गया था, ई मैं लास्ट में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ई q इंटू ई और बीच वाला जो x था 2l साइन थीटा था, ठीक है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस लिखूँ, ये क्या है, ये डायपोल मोमेंट है, क्या है, डायपोल मोमेंट, चार्ज इंटू लेंथ, डायपोल लेंथ, ये p है। तो यहाँ से लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा, इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्या आ गया पास टॉर्क, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। और अगर आपको पता हो कि अगर अपन ऐसे लिखते हैं A इंटू बी साइन थीटा, तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, A क्रॉस B लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा हुआ है। तो अगर टॉर्क आपका ऐसे लिखा हुआ है कैसे, P डॉट ई साइन थीटा, तो एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है, P क्रॉस E लिखा हुआ है। तो आपके पास जो टॉर्क का फाइनल इक्वेशन आया वो आया आपके पास P इन क्रॉस E, ये क्रॉस है ना, क्रॉस जो वेक्टर क्रॉस होता है वो, P क्रॉस E। अच्छा E क्रॉस P नहीं लिखना, E क्रॉस P नहीं लिखना है, ठीक है, P क्रॉस E होता है, ठीक है। तो P क्रॉस E आ गया आपका टॉर्क, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा निकल ही जाएगा किससे, P साइन थीटा से। अच्छा डायरेक्शन निकालनी है क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन भी होगी, है ना, क्योंकि वेक्टर, दो वेक्टर का आप क्रॉस कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन भी आएगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूँ, राइट हैंड थंब रूल से। तो देख होता क्या है, मान लो आप ऐसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी, ऐसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपका जो डायपोल मोमेंट है वो ऐसा है, डायपोल मोमेंट आपका ऐसा है, और बीच में एंगल बन रहा है थीटा, बीच में एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो अगर इसकी मुझे डायरेक्शन निकालनी हो, भाई अपने को मैग्नीट्यूड तो पता ही चल गया, P क्रॉस ई से आप निकाल सकते हो, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालेंगे, मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका जो डायपोल है वो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एंगल कितना बना रहे हैं बीच में, थीटा बना रहे हैं, तो P साइन थीटा से अपनी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, P क्रॉस ई करना है ना, क्या करना है, P क्रॉस ई। तो P की डायरेक्शन में इनिशियली आपको लेना है अपना हाथ, तो P पे आप ऐसे रख दो, है ना, P पे आपने ऐसे रख दिया, और E की तरफ घुमाना है, E की तरफ घुमाया, P पे रखा, E की तरफ घुमाया, नीचे पॉइंट कर रहा है आपका थंब, तो मतलब आपका जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, मतलब आपका जो ये वीडियो चल रहा है उसके अंदर की तरफ जो आपका टॉर्क है वो लग रहा है, उसकी डायरेक्शन है। तो आप सही ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस ऐसी गिवन है, और इस बार जो आपका डाइपोल है वो ऐसे गिवन है, नीचे की तरफ गिवन है डाइपोल, ठीक है, नीचे की तरफ गिवन है। तो कैसे करोगे, तो P की डायरेक्शन में ऐसे रखा, है ना, P की डायरेक्शन कैसी है, इस डायरेक्शन में, तो P की डायरेक्शन में ऐसे रखा, और E की तरफ घुमाना है, E की तरफ इधर, तो इधर घुमाना है, तो ऐसे करके यू घुमाया, तो आपका जो अंगूठा है वो किधर आया, ऊपर की तरफ आया, तो आउटवर्ड। तो आपको पता होगा ऑलरेडी, है ना, कि ये जो थंब रूल है वो कैसे लगाते हैं अपन, डायरेक्शन निकालने का काम आता है। पर आपको बस ये याद रखना है कि जो P क्रॉस E है वो ऐसे लिखना, E क्रॉस P लिखते ही गड़बड़ हो जाएगी, है ना, P क्रॉस E ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास टॉर्क की भी कंडीशंस आ चुकी है, ठीक है। तो ये तो बात कब हुई, जब आपकी जो फोर्सेस हैं वो भी इक्वल ली थी मैंने, मतलब टॉर्क कपल की तो बात करी, और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने यूनिफॉर्म ली थी। तो एक अपन ने बहुत ही स्पेसिफिक केस को डिस्कस करा है ना, बहुत ही स्पेसिफिक केस को। एफ पी इसमें इक्वल था,
है ना, ताकि कपल लग सके, ताकि अपनी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। और ई भी अपन ने यूनिफॉर्म माना था, है ना। पर ऐसा जरूरी नहीं हमेशा हो सकता है कि फोर्स जैसा आपका डाइपोल है ना, क्योंकि जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी तो कंडीशंस अलग अलग हो जाएगी। कैसे? तो अगर देखो ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल मोमेंट कैसा है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मान लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर E1 लग रहा होगा कुछ, तो फोर्स कितना लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे? Q इंटू E1 लगेगा। इस पर कितना लगेगा? यहाँ पर E2 मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो E1 E2 सेम नहीं होंगे, तो यहाँ पर कितना लगेगा फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज Q इंटू E2, ठीक है। तो ये टॉर्क करनी हुई पहली बात तो, है ना। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी, तो यहाँ पर सिंपल नहीं होगी चीज़ें। तो अपने को सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ यूनिफॉर्म की बात करनी है, जिसमें अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर सारा डिस्कशन करा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर इसमें फोर्सेस सारी इक्वल आई, वो कपल बन गई और अपने को टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो अपन ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है और आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसा माना था अपन ने भी डेरिवेशन करते समय, और ये बीच में एंगल कितना था? थीटा था। तो अपना जो टॉर्क का फॉर्मूला आया था वो आया था आपके पास PE साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो थीटा को वैरी करके अपन देख सकते हैं। थीटा को रख दो 0, थीटा को 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, टॉर्क आपके पास आ जाएगा 0। इसका मतलब है अगर टॉर्क, इसका मतलब है कि आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस दोनों इक्वल होगी। थीटा इक्वल से 0 का मतलब क्या है? आपका P भी इसी में है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगता, किस पे? डाइपोल मोमेंट पे। थीटा को कर दो आप कितना? 90 डिग्री, तो आपके पास जो टॉर्क आएगा PE साइन 90 पूरा आ जाएगा P इंटू E। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और P आपका ऐसे होगा तो टॉर्क पूरा लगेगा कितना? P। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू अपन निकालें तो कितनी आएगी? क्योंकि साइन थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में वैरी करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है इस एक्सप्रेशन की? P इंटू E आ सकती है। तो ये मैक्स वैल्यू आएगी कब? 90 डिग्री पे, ठीक है। अब आप थीटा कर दो कितना? 180 कर दो। 180 कर दोगे तो आपके पास वापस एंगल कितना आ जाएगा? साइन ऑफ 180 0, तो टॉर्क वापस आ जाएगी 0। इसका मतलब है कि अगर E इस डायरेक्शन में हो 180 डिग्री है, तो मतलब P किस डायरेक्शन में होगा? उल्टी डायरेक्शन में हो, अपोजिट में, तभी तो 180 डिग्री बनेगा। तो उस केस में भी टॉर्क क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप बल चलते जाओगे तो आप कितने भी एंगल्स का निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो 3 एंगल्स निकालें 0, 90 और 180, तो मैक्स किस पे आती है? 90 पे 0 और 180 पे 0 आती है टॉर्क, ठीक है। तो ये डिस्कशन हो गया अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ठीक है। ये अपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिस्कस करा है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे गॉस लॉ की।